हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान में जो हमारा टॉपिक है वो है 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उनके संकेत यानी प्रीफिक्सेस एंड सिंबल्स फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। क्लियर? आइए अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग अच्छे प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे स्पष्ट दिख रहा है। पहले हमको उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स दिया हुआ है, संकेत यानी कि सिंबल, और 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10। ठीक, तो इस जिस प्रकार स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है वैसे आप लोग नोट कर लीजिए। बट प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। यहाँ देखिए पहला जो है एक्सा, क्या दिया दोस्तों? एक्सा। और इसका जो इंग्लिश होता है ये भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए एक्सा का जो संकेत होता है, जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल ई। ठीक, और इसकी जो 10 की घात होती है वो क्या होती है? 10 की घाते 18। अब देखिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा। एक एक्सामीटर किसके बराबर होता है? इसको आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एक एक्सामीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? 10 की घाते 18 मीटर। 10 की घाते 18 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर? अब यहाँ देखिए स्क्रीन पे सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है पेटा। पेटा का जो संकेत है यानी जो सिंबल है वो है हमारा कैपिटल पी, और इसकी जो 10 की घात यानी पावर ऑफ 10 है वो क्या है? 10 की घाते 15। तो जिस प्रकार स्क्रीन पे है वैसे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार पूछ लेगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि एक पेटामीटर किसके बराबर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10 की घाते 15 मीटर। 10 की घाते 15 मीटर के बराबर होता है, यानी कि एक पेटामीटर 10 की घाते 15 मीटर के बराबर होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है टेरा। टेरा का जो संकेत है यानी कि सिंबल वो है कैपिटल टी, और इसकी जो 10 की घात यानी पावर ऑफ 10 है वो है 10 की घाते 12। अब देखिए इसमें किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। एक टेरामीटर किसके बराबर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10 की घाते 12 मीटर के बराबर होता है। एक टेरामीटर बराबर 10 की घाते 12 मीटर के बराबर होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों चौथा यानी कि जो फोर्थ पॉइंट है वो है गीगा। गीगा का जो संकेत होता है यानी जो सिंबल होता है वो है कैपिटल जी, और इसकी जो 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10 वो होता है 10 की घाते 9। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे प्रश्न बन जाएगा। एक गीगामीटर किसके बराबर होता है? एक गीगामीटर किसके बराबर है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 10 की घाते 9 मीटर के बराबर होता है। एक गीगामीटर 10 की घाते 9 मीटर के बराबर होता है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पॉइंट वो है मेगा। मेगा का जो संकेत, जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एन, और इसकी जो 10 की घात यानी पावर ऑफ 10 है वो क्या दिया है दोस्तों? 10 की घाते 6। क्या दिया है दोस्तों? 10 की घाते 6। अब देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। एक मेगामीटर किसके बराबर होता है? एक मेगामीटर किसके बराबर है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10 की घाते 6 मीटर। एक मेगामीटर 10 की घाते 6 मीटर के बराबर होता है। क्लियर? अब यहाँ देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है किलो। क्या दिया दोस्तों? किलो। इसका जो संकेत होता है यानी कि सिंबल स्मॉल में के होता है, स्मॉल के होता है। किलो का जो सिंबल होता है वो स्मॉल के होता है, और इसकी जो 10 की घात यानी पावर ऑफ 10 है वो होता है 10 की घाते 3 यानी 10 रेज़ टू द पावर 3। अब देखिए ये, अब इसमें किस प्रकार क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेगा। एक किलोमीटर किसके बराबर है? एक किलोमीटर किसके बराबर है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10 की घाते
3 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 10 की घाते 3 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है हेक्टो। हेक्टो का जो संकेत, जो सैम्बल होता है वो होता है स्मॉल h, और इसकी जो 10 की घात यानी पावर ऑफ 10 है वो दिया है 10 की घाते 2। ठीक। अब देखिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार पूछ लेगा। एक हेक्टोमीटर किसके बराबर होता है, एक हेक्टोमीटर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 10 की घाते 2 मीटर के बराबर होता है। एक हेक्टोमीटर बराबर 10 की घाते 2 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डेका। डेका का जो संकेत होता है वो होता है स्मॉल डी है, और इसकी जो 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10 होता है वो होता है 10 की घाते 1। क्लियर। तो देखिए अब ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा। एक डेकामीटर किसके बराबर है, एक डेकामीटर किसके बराबर होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10 मीटर, यानी कि 10 की घाते 1 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डेसी। डेसी का जो संकेत होता है, जो सैम्बल होता है वो होता है स्मॉल डी, और इसकी जो 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10 होता है वो होता है 10 की घाते -1, यानी 10 रेज़ टू द पावर -1। अब देखिए अब ये किस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो देखिए एक डेसीमीटर किसके बराबर है, एक डेसीमीटर किसके बराबर होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10 की घाते -1 मीटर के बराबर होता है, यानी कि एक डेसीमीटर बराबर 10 की घाते -1 मीटर के बराबर होता है। एक डेसीमीटर 10 की घाते -1 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेंटी। इसका जो सैम्बल, इसका जो संकेत होता है वो होता है स्मॉल सी, और इसकी जो 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10 होता है वो होता है 10 रेज़ टू द पावर -2, यानी 10 की घाते -2। अब देखिए इस पे किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। एक सेंटीमीटर किसके बराबर है, एक सेंटीमीटर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 10 की घाते -2 मीटर, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर के बराबर होता है। एक सेंटीमीटर 10 की घाते -2 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिली। इसका जो संकेत, इसका जो सैम्बल होता है स्मॉल m, और इसकी जो 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10 होता है वो होता है 10 रेज़ टू द पावर -3, यानी कि 10 की घाते -3। इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में। एक मिलीमीटर किसके बराबर है, एक मिलीमीटर किसके बराबर है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10 की घाते -3 मीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर 10 की घाते -3 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों माइक्रो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। आगे यहाँ पे देखिए माइक्रो का जो संकेत होता है, जो सैम्बल होता है वो होता है म्यू। ठीक। और इसकी जो 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10 है वो है 10 की घाते -6, यानी 10 रेज़ टू द पावर -6। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 10 की घाते -6 के बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर 10 की घाते -6 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नैनो। इसका जो संकेत, जो सैम्बल है वो है स्मॉल n, और इसकी जो 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10 है वो है 10 रेज़ टू द पावर -9, यानी कि 10 की घाते -9। अब देखिए इस पे प्रतियोगी परीक्षाओं पे, मतलब प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा। एक नैनोमीटर किसके बराबर है, एक नैनोमीटर किसके बराबर है, या फिर एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों 10 की घाते -9 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10 की घाते -9 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पिको। पिको, इसका जो संकेत यानी कि जो सैम्बल है वो है स्मॉल p, और इसकी जो 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10 है वो है 10 की घाते -12।
अब देखिए इस पे जो है क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पूछ लेगा। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10 की घाते -12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर 10 की घाते -12 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फेमटो का जो संकेत, जो सिंबल है वो है स्मॉल f, और इसकी जो 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10 है वो है 10 की घाते -15 यानी कि 10⁻⁻15। अब देखिए इस पे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न बन जाएगा। एक फेमटोमीटर किसके बराबर है? एक फेमटोमीटर किसके बराबर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 10 की घाते -15 मीटर के बराबर होता है। एक फेमटोमीटर 10 की घाते -15 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एटो का जो संकेत है वो है स्मॉल a, और इसकी जो 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10 है वो होता है 10 की घाते -18 यानी कि 10⁻⁻18। अब देखिए इस पे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न बन जाएगा। एक एटोमीटर किसके बराबर है? एक एटोमीटर किसके बराबर है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10 की घाते -18 मीटर के बराबर होता है। एक एटोमीटर 10 की घाते -18 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। क्या अगला पॉइंट? पहला हमारा है संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है दोस्तों? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये हमारा पहला मात्रक है, और दूसरा क्या है? मात्रक यानी कि यूनिट। क्लियर। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हम लिए हैं 2 kg, आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 2 है यानी कि 2, ये हमारा क्या है? संख्यात्मक मान है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। आप लोग देख लीजिए फिगर में अच्छे प्रकार से मैंने बताया है एरो द्वारा। ठीक, यहाँ पे 2 हमारा क्या है? संख्यात्मक मान। और यहाँ पे देखिए जो kg है ये हमारा मात्रक है यानी कि यूनिट। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा है? मात्रक यानी कि यूनिट किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। कितने राशियों की आवश्यकता होती है? 2 राशियों की। वो कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा हमारा है मात्रक यानी कि यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 2 kg, पहले में क्या दिया दोस्तों? kg हमारा मात्रक है और 2 हमारा क्या है दोस्तों? संख्यात्मक मान है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है वो है मापन या मात्रक पद्धतियाँ। हम लोग जानते हैं, अच्छे प्रकार से पढ़ चुके हैं कि भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थीं जो निम्नवत हैं। कहने का मतलब है जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से दोस्तों जो मापन पद्धतियाँ हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति। अब यहाँ बताइए जो CGS है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फुट, पाउंड, सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए MKS का क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर से इन सभी टॉपिक्स को हम लोग अच्छे प्रकार से समझते हैं। मापन या मात्रक पद्धतियाँ, इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थीं जो निम्नलिखित है यानी कि जो निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों मापन पद्धतियाँ? पहला है CGS पद्धति, सेकेंड है हमारा FPS पद्धति और थर्ड है MKS पद्धति। अब आते हैं हम लोग इनके बारे में बारी बारी से अच्छे प्रकार से समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो पॉइंट है दोस्तों CGS। अब देखिए CGS में C हमारा होता है सेंटीमीटर जिसका हिंदी होता है दोस्तों लंबाई, G हमारा है ग्राम जिसका हिंदी होता है दोस्तों द्रव्यमान, S हमारा क्या है दोस्तों? सेकेंड जिसका हिंदी होता है समय, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड।
हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, लंबाई द्रव्यमान समय। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, लंबाई द्रव्यमान समय। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सीजीएस को कौन सी पद्धति कहते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट है, FPS। एफ का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है फुट, हिंदी में बोलते हैं लंबाई। P यानी कि पाउंड, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। S यानी कि सेकेंड, हिंदी में बोलते हैं समय। तो FPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फुट पाउंड सेकेंड, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों लंबाई द्रव्यमान समय। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि FPS को हम कौन सी पद्धति कहते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों FPS को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं दोस्तों, FPS को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और सीजीएस पद्धति को हम लोग क्या कहते थे, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते थे। क्लियर। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है MKS पद्धति। अब देखिए यहाँ पे M यानी कि मीटर, हिंदी में बोलते हैं लंबाई। K यानी कि किलोग्राम, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। S यानी कि सेकेंड, हिंदी में बोलते हैं समय। तो MKS पद्धति का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, हिंदी में लंबाई द्रव्यमान समय। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे, इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं, यानी कि MKS कौन सा पद्धति है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों MKS मीट्रिक पद्धति है। तो आपने क्या सीखा कि CGS, FPS, MKS कौन सी पद्धति है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, CGS फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति है, FPS ब्रिटिश पद्धति है और MKS मीट्रिक पद्धति है। यानी कि CGS और MKS मीट्रिक पद्धति है और FPS ब्रिटिश पद्धति है। क्लियर। अब आते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यहाँ देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। कहने का मतलब है, एक बार देखिए यहाँ पे एसआई पद्धति को मान्यता कैसे मिली, मतलब कहाँ पे मिली, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए फिगर द्वारा मैंने बहुत ही अच्छे प्रकार समझाया, आप लोग वीडियो को रोक करके इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है एसआई मात्रक। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए एसआई मात्रक कितने होते हैं, तो आपको बताना है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आधारी मात्रक यानी कि बेसिक यूनिट, सेकेंड हमारा है समपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसके जस्ट नीचे कि आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि बेसिक यूनिट की जो नंबर होती है वो 7 होती है, यानी कि आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है। ठीक। और देखिए यहाँ पे समपूरक मात्रक, समपूरक की जो मात्रा होती है वो होती है दोस्तों 2 होती है, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स नंबर 2। क्लियर। तो यहाँ एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है और समपूरक की संख्या 2 होती है। क्लियर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आधारी मात्रक और समपूरक मात्रक की जो संख्या होती है उसके बारे में अच्छे प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहला है आधारी मात्रक यानी कि बेसिक यूनिट। इसमें देखिए हमने पहले से ही इसके बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी ले ली कि आधारी मात्रक कितनी होती है। आधारी मात्रक की जो संख्या है कितनी होती है, 7 होती है। वो जो 7 मात्रक हैं तो वो निम्न दिया हुआ है। कौन कौन से, पहला लंबाई, जिसका इंग्लिश होता है दोस्तों लेंथ। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। यहाँ पे देखिए संकेत क्या है, स्मॉल m। और लंबाई का जो विमा होता है क्या होता है दोस्तों, कैपिटल L। तो यहाँ देखिए वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा।
और मैं आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझा दे रहा हूँ, तो इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से सुनिएगा। यहाँ देखिए, दूसरा जो होता है वो है द्रव्यमान, इंग्लिश में बोलते हैं मास। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आ जाए कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? किलोग्राम। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, द्रव्यमान का जो मात्रक किलोग्राम है उसका संकेत क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए केजी, कैपिटल में के, स्मॉल में जी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, द्रव्यमान का जो विमा होता है क्या होता है? कैपिटल एम। क्लियर। अब यहाँ देखिए थर्ड, समय, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। अब देखिए, समय का मात्रक, संकेत और विमा। तो यहाँ देखिए, समय का जो मात्रक होता है वो है सेकेंड, और इसका जो संकेत होता है स्मॉल एस, और समय का जो विमा होता है वो कैपिटल टी। क्लियर। नेक्स्ट है तापमान, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। तो देखिए, तापमान, तापमान का जो मात्रक होता है यानी कि टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होता है केल्विन। तापमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? केल्विन। इसका प्रतीक यानी कि संकेत होता है स्मॉल के, और विमा होता है कैपिटल के। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है पांचवा, धारा। धारा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं करंट। तो करंट का जो यूनिट होता है यानी कि धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और इसका प्रतीक यानी कि संकेत होता है कैपिटल ए, और विमा होता है कैपिटल ए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो 6 है यानी कि छठवां, ज्योति तीव्रता, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है दोस्तों? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। इसका संकेत कैपिटल में सी, स्मॉल में डी, और इसका जो है ज्योति तीव्रता का जो विमा होता है वो होता है कैपिटल सी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है पदार्थ की मात्रा। भाई हमने यही तो जाना कि आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो यहाँ देखिए 7वां क्या है? पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए, पदार्थ की मात्रा की जो मात्रक होती है वो क्या होती है? मोल, और इसका संकेत मोल, और इसका जो विमा होता है वो कैपिटल एन होता है। ठीक, तो आइए इसके बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछता है उसके बारे में हम लोग अच्छे प्रकार से फिर से जानते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर, मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? केल्विन, करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होगी? मोल। क्लियर। अब आते हैं हम लोग संपूरक मात्रक के बारे में अच्छे प्रकार से समझते हैं। यहाँ देखिए, समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। इसका संकेत रेडियन यानी कि RAD। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, संकेत कैपिटल में S और स्मॉल में R। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या जाने कि समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होगी और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है व्युत्पन्न मात्रक। इसका इंग्लिश होगा दोस्तों डिराइव्ड यूनिट। व्हाट इज द डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है वह मात्रक जो आधारिक मात्रक से, आधारी मात्रक के बारे में हम लोग जान गए हैं। आधारी मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। तो वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वो कौन कौन से मात्रक हैं आइए इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे प्रकार से समझते हैं। और जो स्क्रीन पर देखिए आप लोग उसको तो नोट ही करिएगा, बट जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको अच्छे प्रकार से समझा दूंगा, तो आप लोग उसको भी स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइएगा। क्लियर।
तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहला है क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसकी मात्रक क्या होगी, क्षेत्रफल की मात्रक मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का विमा क्या होगा, एल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड है आयतन। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए आयतन का सूत्र क्या होगा, तो आपको बताना है आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए आयतन का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। ठीक, यानी कि मीटर की घाते 3। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आयतन का विमा क्या होता है, तो आयतन का विमा होता है L3, L की घाते 3। नेक्स्ट है दोस्तों चाल, इसका इंग्लिश होता है दोस्तों स्पीड। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, चाल का सूत्र क्या होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दूरी बटा समय। सेकंड क्या बनेगा, चाल का मात्रक क्या होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। देखिए स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, बट क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे चाल का विमा क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, LT-1। ठीक, LT की घाते -1 मत पढ़ा करिए, इसको हम पढ़ते हैं LT-1। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और चाल की विमा होता है LT-1। क्लियर। नेक्स्ट है वेग, इसका इंग्लिश होता है वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और वेग का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड, और इसकी जो विमा होती है वो भी क्या होता है LT-1। तो तात्पर्य यह निकला कि चाल और वेग की मात्रक और विमा सेम होती है। चाल और वेग की मात्रक क्या होती है, सेम होती है, यानी कि चाल और वेग की जो मात्रक है क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, और चाल और वेग की जो विमा है वो क्या होती है दोस्तों, LT-1। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, त्वरण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो देखिए यहाँ पे त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। क्या होता है दोस्तों, वेग बटा समय। अब यहाँ पे देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो इसको हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको भी नोट कर लीजिए, और जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उस प्रकार भी याद कर लीजिए। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक। अब देखिए त्वरण का विमा क्या होता है, तो आपको बताना है त्वरण की विमा LT-2, त्वरण की विमा LT-2। क्लियर। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बल। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। अब यहाँ देखिए बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बल की मात्रक क्या होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ठीक, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। ठीक, और बल की विमा क्या होती है, MLT-2। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, संवेग, यानी कि मोमेंटम। संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, मोमेंटम। अब देखिए संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, और क्या बोलते हैं, बल गुणे समय। अब संवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको हम बोलेंगे न्यूटन सेकेंड। संवेग का विमा क्या होगा, MLT-1। संवेग की विमा क्या होगी दोस्तों, MLT-1। क्लियर। नेक्स्ट है आवेग। क्या होगा दोस्तों, आवेग। आवेग का सूत्र होगा बल गुणे समय। आवेग का सूत्र होगा बल गुणे समय, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का सूत्र होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और इसकी विमा होगी MLT-1। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दाब। इसका इंग्लिश होगा प्रेशर। अब यहाँ देखिए दाब बराबर
यानी कि दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब का जो फार्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार पूछेगा वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दाब का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो आपको बताना है बल बटे क्षेत्रफल। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेगा, दाब का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ देखिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको तो आप लोग नोट करिए, क्योंकि स्क्रीन पे जो भी दिया है उसको आप लोगों को समझने के लिए दे दिया हूँ मैं अच्छे प्रकार से कैसे आता है। ठीक, अब देखिए आपको किस प्रकार बताना है कि दाब का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे आया है यहाँ देखिए स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने समझा दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दाब का जो विमा है वो क्या होगी दोस्तों, ml-1 t-2। दाब की विमा ml-1 और t-2 होती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों पृष्ठ तनाव, इसका इंग्लिश होता है सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होगा दोस्तों, बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। सेकंड क्या बनेगा दोस्तों, पृष्ठ तनाव की मात्रक क्या होगी, तो आपको बताना है पृष्ठ तनाव की मात्रक किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृष्ठ तनाव की मात्रक किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसकी विमा क्या होती है दोस्तों, तो इसकी विमा दो होती है mt-2 या फिर इसको हम बोल सकते हैं ml0 t-2। क्लियर। अब यहाँ देखिए दोस्तों नेक्स्ट है घनत्व, इसका इंग्लिश होता है डेंसिटी। अब देखिए घनत्व का सूत्र क्या होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो आपका जवाब आपका उत्तर होगा दोस्तों द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा इसमें, घनत्व की मात्रक क्या होती है, यानी कि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो आपका जवाब आपका उत्तर होगा दोस्तों घनत्व की मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और घनत्व की विमा क्या होगी, तो आपको बताना है घनत्व की विमा ml-3 या फिर इसको हम इस प्रकार बोल सकते हैं ml-3 t0। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों कोणीय वेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। देखिए कोणीय वेग का सूत्र होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा ये पॉइंट है वो है समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियाँ। ठीक, तो यहाँ देखिए दोस्तों पहला है चाल वेग। तो यहाँ देखिए दोस्तों चाल और वेग की विमीय सूत्र समान होती है, वो है LT-1। तो चाल और वेग की विमीय सूत्र LT-1 होता है। ठीक, सेकंड है भार और बल का विमीय सूत्र mlt-2 होता है। भार और बल का विमीय सूत्र mlt-2 होता है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग के विमीय सूत्र ml2t-1 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोणीय वेग और वेग प्रवणता के विमीय सूत्र t-1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों संवेग और आवेग का विमीय सूत्र mlt-1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का विमीय सूत्र ml2t-2 होता है। नेक्स्ट है दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक यज्ञ प्रत्यास्था गुणांक आयतन प्रत्यास्था गुणांक दृढ़ता गुणांक, इन सभी की विमाएं समान होती हैं, यानी कि ml-1 t-2 होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपेक्षिक घनत्व आपेक्षिक आर्द्रता घर्षण गुणांक अवर्धन क्षमता और विकृत की विमा क्या होती है दोस्तों, विमाहीन राशि है। कहने का मतलब है मात्रकहीन, इसकी जो है ना ही मात्रक होती है और ना ही विमा होती है। ठीक, तो इसको आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा और जिस प्रकार मैंने बताया है इस प्रकार आप लोग इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। मेरे कहने का मतलब है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ देखिए दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो है एक फर्मी या फिर एक फेमटो।
कहने का मतलब है प्रतियोगी परीक्षाओं में एक फर्मी भी पूछ सकता है और एक फेम्टो। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार पूछा जाएगा मैं उस प्रकार से आप लोगों को अच्छे प्रकार से बताऊंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर। अब देखिए इसको इस प्रकार भी पूछ लेगा, एक फेम्टो में कितने मीटर होते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं, यानी कि 10⁻12 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻10 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों एक नैनोमीटर 10�9 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10�9 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? या फिर ऐसे पूछ लेगा, एक माइक्रोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों एक माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है, और एक माइक्रोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर। कहने का मतलब है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणित 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक खगोलीय मात्रक कितने मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 1.495 गुणित 10⁻11 मीटर, यानी कि 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। या फिर इसका जो दूसरा मान होता है वो है एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.5 गुणित 10⁻11 मीटर। कहने का मतलब है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर। अब यहाँ देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा एक पारसेक 3.083 गुणित 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 3.083 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी कि 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए